इसराइल और हमास के बीच इस वक्त जंग जारी है और इसराइल के समर्थन में जितने भी पश्चिम के देश हैं वो एक सुर में साथ खड़े हो गए हैं। अमेरिका समेत यूरोप के सभी मुल्क इस वक्त इसराइल के साथ हैं। भारत भी इसराइल के साथ है। फ़लस्तीन के साथ कौन कौन से देश हैं, हम ये थोड़ा सा इस पर आपको बात करना चाहते हैं। आमतौर पे फ़लस्तीन का खुलकर समर्थन करने वाले जो मुस्लिम देश हैं, इस बार उनकी प्रतिक्रिया बहुत सधी हुई आ रही है और बहुत ज़्यादा कोई सख्त बयान नहीं आ रहे हैं। ईरान चूँकि वो फ़लस्तीन को शुरू से समर्थन करता है तो ईरान की तरफ से एक भारी भरकम बयान ज़रूर आया है। या सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इसराइल को सख्त हिदायतें की हैं। अलग फ़लस्तीन राष्ट्र की जो बात है उसकी वकालत मुस्लिम देश करते हैं और बाकी लोग देश भी करते हैं, लेकिन उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में जो प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई हो, इसराइल को उसके लिए तैयार किया जाए, इस पर बात नहीं होती है, इस पर कोई भी जोर नहीं डालता है। अब इस्लामी देशों की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई हैं वो हम थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस देश ने क्या कहा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं यूएई से। यूएई ने अभी जो हाल में हमास ने हमले किए हैं और वहाँ पर जंग शुरू हुई है, तो इसके लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया, हमास की कार्रवाई को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही ओआईसी की मीटिंग हुई। ओआईसी ने इसराइली कब्जे की फ़लस्तीन पर कड़ी निंदा की है और इसराइल की जो मामला है फ़लस्तीन को लेकर के, उसको अंतर्राष्ट्रीय मानवताओं के हिसाब से हल निकालने में संयुक्त राष्ट्र संघ जो नाकाम हुआ है उसको भी उन्होंने उस पर बात की है। इसराइली हमलों में तेज़ी आई है। फ़लस्तीनी लोगों के ख़िलाफ़ वहाँ पर रोज़ाना कत्ल गारत हो रहा था। ओआईसी ने इस संदर्भ में इसराइली कब्जे को जिम्मेदार ठहराया, इसराइली की कार्रवाइयों को जिम्मेदार ठहराया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से इसराइल के जो हमले हैं उनको रोकने और शांति बहाल करने की अपील की है। ओआईसी ने ओआईसी के एक सदस्य ने, एक अहम सदस्य है, वह है यूएई ने इस हिंसा के लिए फ़लस्तीनी संगठन हमास को जिम्मेदार ठहराया। यूएई के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इसराइली शहरों और गाजा पट्टी के नज़दीक गांवों पर हमास के हमले से संघर्ष ने भीषण रूप ले लिया है। हमास ने आबादी वाले इलाकों पर हज़ारों रॉकेट दागे हैं। यूएई का विदेश मंत्रालय इस बात को लेकर बेहद चिंतित दिखा और इसराइली लोगों को उनके घरों से निकालकर बंधक बना लिया गया, इस पर उसने चिंता जाहिर की। यूएई ने कहा कि दोनों ओर से नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए, उन्हें संघर्ष का निशाना नहीं बनाना चाहिए। यूएई ने इस संघर्ष में मारे गए लोगों के प्रति अपनी जो संवेदना वो जाहिर की और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर जोर दिया। यूएई इब्राहिम अकॉर्ड पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश है और फ़लस्तीन इससे खुश नहीं थे। इब्राहिम अकॉर्ड डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के दौर में एक समझौता यूएई, ओमान, सऊदी अरब इनके साथ इसराइल का करवाया गया था, जिसके तहत ये सब आपस में मामलात को अब एक दूसरे से बेहतर करने के लिए, इसी मामले को लेकर के सऊदी अरब की भी प्रतिक्रिया आई है और सऊदी अरब ने कहा है कि इसराइली सेना और अलग अलग फ़लस्तीनी गुटों के बीच संघर्ष पर वो नज़दीकी से निगाह बनाए हुए है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि सऊदी अरब दोनों पक्षों से हिंसा छोड़ने की अपील करता है। इसके साथ ही वो दोनों ओर के नागरिकों की सुरक्षा बहाल करने और संयम बरतने की अपील करता है। सऊदी अरब के बयान में कहा गया कि गाजा पट्टी में हालात इस कदर विस्फोटक हो गए हैं और इसराइल के लगातार कब्जे और फ़लस्तीनी लोगों को उनके कानूनी हक से वंचित करने का नतीजा है।
सऊदी क्राउन प्रिंस ने जिस दिन ये हमले शुरू हुए उसी दिन अपनी प्रतिक्रिया दी थी और उन्होंने एक अपना जो सऊदी अरब की तरफ से जो बयान आया उसमें इसराइल को काफ़ी फटकारें लगाई। तुर्की की तरफ से भी बयान जारी किया गया है और तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दगान ने इस पर एक अच्छे खासा उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। उन्होंने अमेरिका से इस जंग से दूर रहने के लिए कहा है, साथ ही फ़लस्तीन के साथ अपनी एकजुटता जाहिर की है और कहा है कि हम फ़लस्तीन की हिफाजत करने के लिए तैयार हैं, हर तरह से हिफाजत करेंगे। लेकिन उनका एक चौंकाने वाला रुख भी है, वो आमतौर पर इसराइल पर हमलावर तेवर अपनाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने बहुत ही बैलेंस सजी हुई प्रतिक्रिया दी है। तुर्की एक अहम मुल्क है मुस्लिम देशों में। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने जो बयान जारी किया है उसमें कहा है कि हिंसा बढ़ाने का किसी भी पक्ष को फ़ायदा नहीं होगा। तुर्की हालात काबू करने में सहयोग देने के लिए हमेशा तैयार है। इस दुखद घटनाक्रम ने साबित कर दिया है कि इसराइल और फ़लस्तीन दो राष्ट्र हैं। इस घटना ने इस नतीजे की अहमियत एक बार फिर साबित कर दी है कि हम दोनों पक्षों से अपील करते हैं वह हिंसा का रास्ता छोड़ एक स्थायी समाधान की दिशा में काम करें। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दगान ने, जैसा हमने बताया, उन्होंने भी एक बयान जारी करते हुए कहा कि एक स्वतंत्र और 1967 की सीमाओं के आधार पर स्वतंत्र और भौगोलिक तौर पर जुड़े फ़लस्तीन राष्ट्र को साकार करने का समय आ गया है। वो फ़लस्तीन जिसकी राजधानी यरूशलेम हो। अर्दगान ने कहा कि फ़लस्तीन इसराइल संघर्ष को ख़त्म करने का कोई पक्का समाधान ही मध्य पूर्व में शांति ला सकता है। तैयब अर्दगान के इसको लेकर के वीडियो बयान मौजूद है। कतर का भी बयान है। कतर ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और वहाँ के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है। OIC के सदस्य कतर ने दोनों पक्षों से शांति की अपील करते हुए कहा है कि वह इसराइल और हमास के बीच बढ़ते संघर्ष पर नज़र रखे हुए है, खासकर इसराइल की सेना और लेबनान के हिजबुल्लाह गुट के बीच गोलाबारी पर। कतर के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि कतर एक बार फिर सभी पक्षों से संघर्ष को आगे न बढ़ाने की अपील करता है। दोनों पक्ष पूरी तरह हिंसा छोड़ दें ताकि ये इलाके और बड़ी हिंसा में न फंसें। कतर ने कहा कि संबंधित पक्षों से संवाद बनाए हुए हैं ताकि शांति और स्थिति बहाल करने की अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों को समर्थन मिल सके। कतर ने कहा कि प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल-रहीम बिन जासिम अल थानी अरब देशों के अपने समकक्षों से लगातार संपर्क में हैं और समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया, इन दोनों देशों की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया दी गई है। मलेशिया ने इसराइल और हमास के बीच संघर्ष पर चिंता जताई है। मलेशिया ने कहा है कि वो संघर्ष में हुई मौतों पर चिंतित है। मलेशिया के विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि इस नाजुक समय में और ज़्यादा जाने नहीं जानी चाहिए। जो विध्वंस हो रहा है वो तुरंत रुके और दोनों पक्ष शांति और संयम से काम लेते हुए संघर्ष को रोकने की दिशा में आगे बढ़ें। हालांकि मलेशिया ने यह भी कहा कि समस्या की मूल वजह को समझना होगा। मलेशिया के विदेश मंत्रालय ने कहा कि फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर लंबे वक्त तक कब्जा रहा है, उन्हें नाकेबंदी और दूसरी तरह की समस्याओं से जूझना पड़ा है। अल-अक्सा मस्जिद को अपवित्र किया गया है और शासन इसराइलियों के हाथ में रहने की राजनीति होती रही है। मुस्लिमों के सबसे बड़े आबादी वाले मुल्क इंडोनेशिया ने भी इसराइल और हमास के बीच हिंसक जो संघर्ष हुआ है उस पर चिंता जताई है और दोनों पक्षों से अपील की है कि वो इसको रोकें। इंडोनेशिया ने कहा कि इस समस्या की मूल वजह फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइल का कब्जा है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर लिखा, इस समस्या को किसी भी तरह सुलझाना होगा। फ़लस्तीन पर फ़लस्तीनी कब्जे से जो समस्या पैदा हुई
है उसे संयुक्त राष्ट्र के मानकों के मुताबिक सुलझाना होगा। अत्याचार करने वाले और इसके शिकारों के बीच कोई समानता नहीं हो सकती। पाकिस्तान की तरफ से भी इस पर बयान आया और पाकिस्तान ने हमास का पहले जो समर्थन था वो किया करते थे, अभी भी उनका समर्थन है, फ़लस्तीन के साथ भी उनका समर्थन है। पाकिस्तान की सरकार इस वक्त बहुत कमज़ोर है, केयर टेकर एक गवर्नमेंट चल रही है वहाँ पर। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने फ़लस्तीन का साफ तौर पर समर्थन किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान फ़लस्तीन के समर्थन में खड़ा है और इसराइल की कब्जा करने वाली सेना की हिंसा और अत्याचार को ख़त्म करने की अपील करता है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि पाकिस्तान हमेशा से वहाँ दो देशों के सिद्धांत की वकालत करता रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि मध्य पूर्व में शांति आ सकती है। फ़लस्तीन की समस्याओं का अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से वाजिब और व्यापक समाधान ही यहाँ स्थायी शांति बहाल कर सकता है। बांग्लादेश और मालदीव ने भी फ़लस्तीन को लेकर के और इसराइल के जो हमले हैं, इसराइल के जो अत्याचार हैं उस पर बयान दिया है और बांग्लादेश और मालदीव दोनों ही मुल्कों ने कहा है कि फ़लस्तीन को उसका हक़ मिले और जो जुल्म है इसराइल के वो ख़त्म हो। बांग्लादेश ने फ़लस्तीन के मामले पर अपना रुख साफ किया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि हमारा मानना है कि संघर्ष से किसी को फ़ायदा नहीं होने वाला है। हम दोनों पक्षों से संयम बरतने और तुरंत संघर्ष रोकने की मांग करते हैं। बांग्लादेश मानता है कि इसके इलाके में इसराइली कब्जे में रहना और फ़लस्तीन में इसराइल की अवैध बस्तियों से शांति कायम नहीं हो सकती। लिहाजा बांग्लादेश दो राष्ट्र की नीति का समर्थन करता है। मालदीव में अभी जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं नवनिर्वाचित मोहम्मद मोइज़ू, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फ़लस्तीन और इसराइल के कब्जे को फ़लस्तीन पर इसराइल के कब्जे को हटाने की अपील की है। उन्होंने लिखा है कि इसराइल को फ़लस्तीन से तुरंत अपना अवैध कब्जा हटा लेना चाहिए। साथ ही उसने फ़लस्तीन की कब्जाई ज़मीन भी उसे लौटा देना चाहिए। इसराइल पूर्व यरूशलेम को मिलाकर फ़लस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर मान्यता दे। उसे यरूशलेम को 1967 की सीमाओं के आधार पर फ़लस्तीन की राजधानी माना जाता है। ईरान बिल्कुल खुल्लम खुल्ला हमेशा से फ़लस्तीन के साथ रहता है, हमास के पक्ष में रहता है, लेबनान के हिजबुल्लाह के समर्थन में रहता है। तो ईरान की तरफ से भी विदेश मंत्रालय का जो बयान है वो सोशल मीडिया पर जारी हुआ। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नसीम केनानी ने कहा कि हमास के ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड रेजिडेंस ग्रुप और सताए हुए फ़लस्तीनियों की स्वतः स्फूर्ति प्रतिक्रिया है। यह फ़लस्तीनियों के निर्वाहक हक़ के समर्थन में की गई कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि इसराइल के ख़िलाफ़ ऑपरेशन यहूदियों की युद्ध को बढ़ावा देने और दहशत फैलाने वाली नीति के ख़िलाफ़ स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। ख़ासकर ये उस प्रधानमंत्री की हड़पने वाली और दुस्साहसी नीतियों के ख़िलाफ़ जाहिर की गई प्रतिक्रिया है। यहाँ पर ईरान नेतन्याहू की पॉलिसीज़ को निशाने पर ले रहे हैं। ईरान सरकार के इस रुख की ईरान के मीडिया में भी काफ़ी तारीफ़ हो रही है और ईरान की मीडिया ने भी इसको लेकर के फ़लस्तीन के पक्ष में खबरें लिखी हैं। अब यहाँ पर जो हालात हैं वो अभी अच्छे नहीं हैं। दोनों मुल्क आपस में या हमास और इसराइल के बीच तनाव है और गोलाबारी जारी हो रही है। बहुत सारे जो मोर्चे हैं उन पर जंग चल रही है। साथ ही लेबनान का जो हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह ने भी इसराइल के अंदर रॉकेट फायर किए। इसराइल अपनी सेना को और टैंकों को लेबनान के बॉर्डर पर इकट्ठा कर रहा है। तो एस्केलेशन हो सकता है, आने वाले वक्त में बड़ी वॉर हो सकती है। ये ऐसा वक्त है जहां सद्दाम हुसैन जैसे लोगों की ज़रूरत महसूस होती है और उनकी कमी आज खलती है पूरी मुस्लिम जगत को।
सद्दाम हुसैन जैसे हौसले के लोग इस वक्त नहीं हैं। तैयब अर्दगान है, वो इसराइल के साथ हमेशा अच्छे रिश्ते रखते हैं, बयान उनके ख़तरनाक आते हैं, लेकिन उनका रिलेशन इसराइल के साथ बहुत अच्छा रहता है। तुर्की इसराइल को मान्यता भी दे चुका है, बहुत पहले दे चुका है। उनका ट्रेड उनके साथ रहता है। इसराइल के राष्ट्रपति तुर्की आते हैं, तो तुर्की और इसराइल के सरकारों के बड़े अच्छे ताल्लुक आते हैं, बयान अलग तरह के होते हैं। सऊदी अरब के साथ भी रिश्ते बेहतर करने की कोशिशें जारी हैं, और अमेरिका की कोशिशों से, क्योंकि अमेरिका में चुनाव होने अगले साल, तो उसकी अमेरिका की कोशिशों से, जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिशों से सऊदी अरब और इसराइल के बीच कोई समझौता कराने की कोशिशें अभी जारी हैं। फ़िलहाल सऊदी अरब ने अभी तक कोई समझौता उसके साथ नहीं किया, कोई एग्रीमेंट्स नहीं हुए, और वो वार्ता जो दरमियान में चल रही थी वो नाकाम भी हुई है, विफल हो चुकी है। यूएई या अरब के बाकी मुल्कों का भी वही उसी तरह का स्टैंड रहता है जैसा कि सऊदी अरब का होता है। ओमान की भी इस पर प्रतिक्रिया है। सीरिया, यमन, ये पूरी तरह से ईरान की लॉबी के हैं, तो ईरान के तरह ही उनके बयान है। यमन का जो जंग है वो ख़त्म हो गई है। अब जो यमनी फ़ौजी हैं या यमन के जो लोग हैं, यमन की गवर्नमेंट है, वो फ़लस्तीन के पक्ष में और सीधे बयान आए हैं, और एक बड़ी उन्होंने जो डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ पावर कहलाती है, वो सैन्य अपनी जो परेड थी वो करके अपना जाहिर किया है। जनता ने भी सड़कों पर निकल कर के फ़लस्तीन के पक्ष में हज़ारों की तादाद में यमनी सड़कों पर निकले और उन्होंने अपना समर्थन दिया। यूरोप के देशों में फ़लस्तीन के समर्थन में जो अरब के मुस्लिम लोग हैं या अरब के और लोग हैं या दुनिया के और लोग हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसराइल के ख़िलाफ़। अमेरिका में भी ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यूरोप के देशों में हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी हुए हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन इनसे नहीं निकलेगा। सॉल्यूशन तभी निकलेगा जब इसराइल किसी तरह से अपनी मनमानी से बाज आए और अमेरिका और यूरोप के देश इस बात को समझें कि फ़लस्तीन का सॉल्यूशन हमको करना है, लेकिन वो नहीं चाहते कि सॉल्यूशन हो, क्योंकि उनके लिए जो टकराव है उसमें ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये एक वेपन है इसराइल, अमेरिका और यूरोप के देशों के लिए, अरब को हिट करने के लिए। तो वो इस हथियार का इस्तेमाल आखिरी दम तक करते रहेंगे, अरबों के ख़िलाफ़ और दूसरों के ख़िलाफ़। ये एक इलीगल जो देश इन्होंने बनाया हुआ है, उसके ज़रिए ये अपने बहुत सारे इलीगल काम, जैसे आतंकवाद है, हथियारों की तस्करी का काम है, तो ये सारे काम इसराइल के मार्फत ये करवाते हैं। तो इसराइल के ऊपर ना अमेरिका कोई प्रेशर डालने जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई अहमियत है नहीं। ये इशू संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे पहले दर्ज होने वाला इशू है फ़लस्तीन और इसराइल का इशू। 80 साल में आज तक यूएन ने इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यूएन की क्या पोजीशन है। और जो यूएन के जो महासचिव वगैरह होते हैं, वो किसी बड़े बाबू या किलर की हैसियत के लोग होते हैं, उनका कोई वो उनकी अपील पर कोई नहीं सुनता, उनकी बातों को कोई तवज्जो नहीं देता। बस ये है कि एक प्रोटोकॉल उनको बड़ा मिला हुआ है, तो इसलिए मालूम होता है कि एक बड़े वो कोई शख्स हैं या बड़ी शख्सियत हैं, मगर उनकी कोई हैसियत नहीं है। हमास ने बड़ी मजबूती के साथ इस बार हमले किए। हमास के साथ इस बार के ऑपरेशन में रूस और चीन का बहुत अहम सहयोग है। रूस और चीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं फ़लस्तीन के इशू को हल करने को लेकर के, और टकराव दुनिया में कई जगहों पर अमेरिका और रूस के चल रहे हैं, अलग अलग शक्लों में। बड़े देश जो चालाक देश हैं, वो अपनी ज़मीन पर जंग नहीं लड़ते। जैसे अभी यूक्रेन की भी जंग चल रही है, तो रूस अपनी ज़मीन पे जंग नहीं लड़ा, अपनी ज़मीन से लड़ रहा है।
यूक्रेन की ज़मीन पर लड़ रहा है, अपनी ज़मीन से लड़ रहा है। अमेरिका अपनी ज़मीन से नहीं लड़ रहा है, यूक्रेन की ज़मीन पर लड़ रहा है। अरब के देशों में होती थी, अरब की ज़मीन होती थी और इनके सैनिक होते थे। इराक में हुई, इराक को अफ़गानिस्तान में हुई, अफ़गानिस्तान की ज़मीन पे हुई। तो ये अपने देशों के अंदर जंग नहीं करते, दूसरे देशों में जाकर के जंगें शुरू कराते हैं, दूसरे देशों में आतंकवाद फैलाते हैं, दूसरे देशों को तबाह बर्बाद करते हैं। हमास या फ़लस्तीन के जो ग्रुप हैं, कब उनको कामयाबी मिलेगी, कब इसका सोल्यूशन होगा नहीं मालूम, लेकिन वो लड़ते रहेंगे। और इस बार की जो कार्रवाई है वो उन्होंने बिल्कुल सर से कफन बांध करके जैसे निकलता है कोई शख्स, इस तरह से किए। हमने अपनी इससे पहले की एक रिपोर्ट में जानकारी दी, 4000 हमास के जो लड़ाके हैं वो इस वक्त इसराइली शहरों में दाखिल हो चुके हैं और इसराइल के शहरों पर एक तरह से उनका कब्जा हो चुका है। अब वो बड़ी इम्पोर्टेंट जो पोजीशंस हैं उनमें वहाँ पोजीशन लेकर के बैठे हुए हैं। अब इसराइल को उनको वहाँ से बाहर करने के लिए अपनी ज़मीनी फ़ौज उतारनी होगी। तो जब ज़मीनी फ़ौज उतरेगी, आमने सामने के टकराव होंगे। इसराइल वहाँ पर न तो मिसाइल डाल सकता है, न हवाई हमले कर सकता है, क्योंकि इसराइल के अपने नागरिक मारे जाएंगे जो इस वक्त हमास के कब्जे में हैं। हज़ारों की तादाद में ये लोग हैं जो यहूदी या इसराइली नागरिक हैं और वो हमास के कब्जे में हैं। और बहुत कैजुअल्टीज हुई हैं, 8000 के करीब इसराइली मारे गए हैं और जो बंधक बनाए गए हैं वो सब भेज दिए गए लेबनान की तरफ को, इसराइल के सैनिक। अंदर ज़मीन के अंदर से सुरंगें हैं और सुरंगें वो कई किलोमीटर लंबी हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खबरें, रिपोर्ट्स, ईस्ट जंग न्यूज़। शुक्रिया आप सभी का।